और आप बहुत बेटर करेंगे, ये मेरा विश्वास बोल रहा है। और मैं आपको भी ये कहूंगा, क्योंकि डेली मैं लगभग सभी कॉल तो अटेंड नहीं कर पाता हूं, लेकिन जिन बच्चों के कॉल अटेंड कर पाता हूं उन हर बच्चे का एक दर्द होता है कि सर घबराहट हो रही है, सर डर लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कुछ याद नहीं है। देखिए, बहुत नॉर्मल टेंडेंसी है जब कोई बहुत बड़ा एग्जाम हो। एग्जाम रीट से पहले भी रीट हुए हैं, रीट 11 हुआ है, रीट 12 हुआ है, रीट आपका 16, 17, 18 हुआ है, ठीक है, लेकिन उनका जो माहौल है वो इतना नहीं बना जितना रीट 21 का बना, क्योंकि पिछले 3 साल से ये एग्जाम आगे पीछे चली जा रही थी। तो एक बड़ा पीरियड था, बहुत सारे बच्चों की उम्मीदें टूटी हैं, बहुत सारे बच्चों की नई उम्मीदें बनी हैं, बहुत सारे बच्चों की सगाइयां टूटी हैं, बहुत सारे शादी के बंधन में बंध गए, बहुत सारों ने इंतजार किया है, बहुत सारों ने कोरोना काल के इस बहुत गंदे पीरियड को देखा है। इसलिए कहीं ना कहीं वो हालात, वो परिस्थितियां हमारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करती हैं कि 3 साल इंतजार करने के बाद यदि मैं इस एग्जाम में कुछ अच्छा नहीं कर पाता हूं तो मेरा क्या होगा। मैं यही कहूंगा प्रत्येक उस बच्चे से, इस डर को आपको दिमाग से निकालना है। आप बहुत बेटर करने वाले हैं, ये मैं बोल रहा हूं, ये मैं जानता भी हूं कि तुम लोगों ने बहुत सच्चे दिल से मेहनत की है, और सच्चे दिल से की गई दुआ, सच्चे दिल से की गई मेहनत हमेशा बहुत अच्छा परिणाम लेके आती है, ठीक है, चाहे हालात और परिस्थितियां कैसे भी रहे। तो विनम्र निवेदन है कि आप पॉजिटिविटी बना के रखिए, बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा होने वाला है। सभी को नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। आज की इस इंपॉर्टेंट सेशन में जो कोहलर ब्रेक के ऊपर मैं कर रहा हूं, सर कल लाइव क्लास रखना प्लीज। देखिए, प्रयास ही रहेगा, लाइव नहीं हो पाया तो रिकॉर्डिंग कर देंगे, बाद में डाल देंगे, क्योंकि वहां वाईफाई की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, वो सेटअप वहां ले जाना रही, थोड़ी टेक्निकल्स मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए, जो बच्चे दूर बैठे हैं उनके लिए कोई ना कोई व्यवस्था या रिकॉर्ड करके बाद में अपन डालें, ठीक है, या उस सेशन का, उस 5 घंटे की क्लास का 1 घंटे के रूप में कहीं ना कहीं दोबारा मैं कोशिश करूंगा। जो बच्चे नहीं आ पाएंगे, ठीक है, जो बच्चे बहुत दूर बैठे हैं, तो वो उनके लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे, बाद में कर लेंगे, कोई टेंशन मत लो आप, ठीक है। एक एग्जाम हॉल की रणनीति को लेकर मंडे को संभवतः हमारा सेशन रहेगा। मंडे को एग्जाम हॉल, एक परीक्षा की रणनीति कैसे हो, क्या बेटर कैसे करें, कैसे पेपर सॉल्व करें, इन चीजों को लेकर। ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, उनमें से कोई भी 2 दिन मैं टीचिंग मेथड के अति महत्वपूर्ण लगभग 50-50 प्रश्नों को लेकर, आपकी सभी टीचिंग मेथड के प्रश्नों को लेकर एक डिस्कशन कर सकता हूं, एक आइडिया आप लोगों को दे सकता हूं कि एक कॉमन पर्सन है जो हर टीचिंग मेथड में आते हैं, उनके ऊपर एक सेशन अपन लोग रख सकते हैं। मंगलवार, बुधवार, इनमें से कोई भी, या थर्सडे, इनमें से मतलब 2 दिन कोई भी मैं 100 क्वेश्चनों का एक सेशन रख सकता हूं मेथड को लेकर। और एक अपन लास्ट में एक मेगा टेस्ट और मैं आपका साइकोलॉजी का ले लूंगा, जिसके माध्यम से और आपके अंदर थोड़ा सा पॉजिटिविटी आए, और उस टेस्ट में कोशिश कीजिएगा कि आप बहुत बेटर कर पाएं। बहुत नॉर्मल एग्जाम पैटर्न पे वो टेस्ट रहेगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि बहुत हार्ड हो, बहुत मीडियम सेशन सा मैं रखूंगा। कोई बात नहीं है, बाड़मेर वाले बच्चे कहने सर नहीं आ पाएंगे, कोई बात नहीं है, जो इजी वे में जो बच्चा है, लोकल है, पहुंच सकता है, उस बच्चे को आना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे, टेंशन ना लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब बेटर करेंगे, मुझे बहुत विश्वास है आप लोगों पे, बहुत बिलीव है, और पूरे राजस्थान के बच्चों पे मेरा प्यार है। ये नहीं है कि इसका मतलब कि अभी सिक्कर में था तो रख लिया यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि मुझे दूसरे जिले के बच्चे पसंद नहीं है, सब जिलों के बच्चे पसंद हैं। और मैं बहुत निष्पक्ष भाव का टीचर हूँ, बहुत ईमानदारी का समर्थक हूँ, याद रखना। और दिल से दुआ करता हूँ कि जिस बच्चे ने ईमानदारी से की, वो चाहे वो किसी भी जिले का हो, वो किसी भी स्टेट का बच्चा हो, वो सिलेक्शन लेना चाहिए उसको। मैं बहुत ज़्यादा बेईमानी का विरोध करता हूँ, और मैं इस पर एक अपील भी करूँगा, जितने भी टीचर्स शिक्षक के रूप में लगेंगे, कोई भी टीचर किसी बच्चे के साथ चीटिंग ना करे। एक बच्चे को आप 1% बताते हैं, इसका मतलब किसी एक अच्छे बच्चे का आप हक छीन रहे हैं। मैं बहुत खिलाफत करता हूं इन चीजों की,
ये जो सेटिंग बाज ये दिमाग में आता है इस स्कूल में सेंटर आ गया वहां व्यवस्था कर ले, मैं एक बड़ी पोस्ट इस पे डालूंगा और मैं अपील भी करूंगा कि यदि किसी टीचर में, क्योंकि गवर्नमेंट टीचर्स की ड्यूटी लगेगी और आप भी इस बात का दबाव डालें कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं वहां कंप्लीट स्टाफ गवर्नमेंट स्टाफ हो, वहां का प्रिंसिपल भी नहीं रहे और कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग हो। कोई भी गवर्नमेंट टीचर हो या कोई भी व्यक्ति हो इस एग्जाम में किसी भी बच्चे की किसी भी रूप में हेल्प करता है तो उसे सजा सरेआम मिलनी चाहिए, वो किसी भी जिले का टीचर हो, चाहे पूरे राज्य भर में से। ये मांग हमें उठानी भी है, मैं बात भी रखूंगा इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत से इंसान मेहनत करता है और मैं इसका बहुत समर्थक रहा हूं, क्योंकि जिस परिस्थितियों से मैं निकला हूं, मैंने गरीबी को देखा है, तो मैं नहीं चाहता किसी बच्चे का हक मारा जाए। और कोई भी टीचर यदि ऐसा करता है तो उसे सरेआम सजा मिलनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो जो किसी भी प्रकार की चीटिंग में शामिल होता है, किसी भी प्रकार की, मैं आपसे ही कहूंगा आपकी ईमानदारी जीतेगी और जो षड्यंत्र हैं, जो गलत घटिया लोग हैं, उन सब की मानसिकता हारेगी। तुम लोग पॉजिटिविटी के साथ जाइएगा। ये 8 दिन आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाले हैं। 7 दिन मान लो आप, 8 दिन में नहीं है, तो कुछ बेटर करेंगे आप, मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। तो भय नहीं रखना, याद रखना। ओमार सीट में राइट होंगे पेपर में, मैं सब बता दूंगा। मंडे को अपना सेशन रहेगा क्वेश्चन पेपर को लेकर, मंडे का सेशन मैं रखूंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा कि एक चीज, टेंशन नहीं लें आप, मंडे का सेशन रखूंगा इस चीज को लेकर, आपके सभी कॉन्फ्लिक्ट दूर कर दूंगा मैं, आपका डर खत्म कर दूंगा, चिंता ना करें आप, ठीक है। और बाकी कल वाली ऑफलाइन क्लासेस में भी चर्चा करूंगा इस बात के ऊपर, फिर भी कोई बात नहीं जो नहीं आ पाए। आज हम कोहलरबर्ग को पढ़ रहे हैं। मैंने कोहलरबर्ग के 13 प्रश्न उठाए हैं। ये 13 प्रश्न वो हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले 5 साल में। तो एक प्रकार से इन पूछे गए प्रश्नों के माध्यम से मैं कोहलरबर्ग आपको समझा रहा हूं कि कोहलरबर्ग पे क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कोहलरबर्ग एक इंपॉर्टेंट है। नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट जब आप पढ़ते हैं तो कोहलरबर्ग और जीन पियाजे दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। यद्यपि स्किनर का भी योगदान है, फ्राइड का भी योगदान है, कैरोल गिल्लिगन का भी योगदान है, हेविंगस्ट का भी योगदान है, लेकिन नॉर्मली 90% चांसेस होते हैं कि कोहलरबर्ग के ऊपर जो है वो प्रश्न पूछा जाता है। तो कोहलरबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको देखना है, ठीक है। कोहलरबर्ग का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विकास से संबंधित है? ये आरपीसी स्कूल लेक्चर में पूछा गया है, बहुत सिंपल प्रश्न है। तो इसी से अपन शुरुआत करते हैं, इजी प्रश्न से, कि कोहलरबर्ग का संबंध किस सिद्धांत से? नैतिक विकास से। और कोहलरबर्ग ने जो नैतिक विकास सिद्धांत दिया था वो 1969 में दिया था और उसके बाद 1984 में इसमें संशोधन हो गया, याद रखना, ठीक है। 1984 में क्या हुआ? संशोधन हुआ और इन्होंने 10 से 16 वर्ष के बच्चों पे प्रयोग किया था, ठीक है, और 72 बच्चों पे प्रयोग किया था। कितने बच्चों पे प्रयोग किया था? 72 बच्चों पे प्रयोग किया था, याद रखना। तो ये नॉर्मली इसके साथ मैंने 3 बातें बता दी हैं। नैतिक विकास सिद्धांत 1969 में दिया था कोहलरबर्ग ने, ठीक है, और ये 1984 में जाके 1981-84 के मध्य इसमें बहुत सारे संशोधन हुए और 10 से 16 वर्ष के बच्चों पे इसने प्रयोग किया था और 72 बच्चों पे इसने प्रयोग किया था। तो ये बेसिक जानकारियां हैं, तीनों जानकारियां मैंने बता दी हैं। यदि मान लीजिए इससे प्रश्न पूछा जाता है, सेकंड प्रश्न के ऊपर मैं आपको लेके जा रहा हूं, देखिएगा। कोहलरबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में, कोहलरबर्ग आप आंसर भी दे लें, अपना भी मूल्यांकन कर लें कि कोहलरबर्ग में आपको कितना आता है। कोहलरबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। कोहलरबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं। तो सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं, कैसे करेंगे? अलग अलग आयु में अलग अलग तरीके से, अलग अलग चरणों में समान तरीके से, संदर्भ यानी परिस्थिति के अनुसार और अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। इनमें से कौन सा सही होगा बताएं? कौन सा सही होगा बताएं? 2 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर का प्रश्न बता दें मुझे। 2 नंबर का क्वेश्चन, सी ए सी 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 ए सी ए सी ए आ रहा है, सी आ रहा है, सी ए आ रहा है, ए और सी, ए और सी, ए और सी, ए और सी। वेरी गुड। कोई बात नहीं है, आपको जो समझ में आया है वो कोई बात नहीं है, वो एक व्यक्तिगत हो सकता है। मैं इसको समझा रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं, समझिएगा। कोहलरबर्ग के अपन वही प्रश्न ले रहे हैं जो एग्जाम में आए हैं, ठीक है ना। तो एक प्रकार से आपके पूर्व एग्जाम में क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व हो जाएंगे, टेंशन नहीं ले। और बहुत से बच्चे मुझे कह रहे हैं गुरुजी मेरे दोस्तों का सेंटर मेरे जिले में आ गया,
गुरुजी मेरो ही बारह के आयो। देखो ये दुख है, लेकिन इस दुख को अपने ऊपर हावी मत होने दें। बहुत से मेरे दिव्यांग बच्चे हैं, उन्होंने कहा कि सर सही बच्चों का हमारे जिले में सेंटर आ गया, मेरा बाहर क्यों आया, मेरे साथ भगवान ने वैसे ही गलत किया है, फिर ये गलत क्यों किया है। जिंदगी में एक चीज याद रखना, एक चीज बता रहा हूं मैं आप लोगों को, कई बार आपको जो लगता है कि ये गलत हुआ है वही सही हो जाता है। समझ रहे मेरी बात? जिन बच्चों का जितना दूर आया उन बच्चों को लग रहा होगा मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, एक दिन पहले जाऊंगा, हो सकता है उस स्थान विशेष से आपका बहुत भाग्य जुड़ा हुआ हो, कोई संजोग हो, ईश्वर ने जो किया है वो अच्छे के लिए किया है। अब सरकार को मत कोसिए, ये भाग्य नहीं है, ये आपका दुर्भाग्य नहीं था कि आपको गलत अलग जगह में स्टेट मिला है। हो सकता है आपको 400 किलोमीटर मिला है, वहां बहुत पॉजिटिविटी हो जाए आपके साथ। इन चीजों पे दिमाग मत लगाइए कि सर मेरे साथ वालियों का सबका सिक्कर प्रॉपर आगो और मेरो तो खंडेलो आगो। गुरुजी मेरो तो जो है भी कोणम आगो। अरे बढ़िया है, थारो दूर आयो है, बहुत बढ़िया है, टेंशन वाली बात को नहीं। दूर कई बार बढ़िया रहे, नजदीकी सासरो है ना वो परेशान करे, और दूर सासरो है ना वो बढ़िया रहे। याद रहा क्यों, हमेशा याद रहा क्यों, पूछ लियो आप बात दो आदमी हूं कि नजदीक आड़ो बढ़िया रहे, दूर ही बढ़िया रहे, बैठे आदर सत्कार ज्यादा हुए, नजदीक आड़ा के मायने आदमी की वैल्यू खत्म हो जाए। तो ये बात में लेके आज टेंशन नहीं करोगा गुरुजी मारो दूर आगो, मारा सागड़ आगो, मतलब आपा दुखी हो जावा छोटी छोटी बातें लेके। ए बहुत बढ़िया बात हो, आ चीजें लेके मत करो, बहुत बढ़िया है, दूर आयो तो थारो, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा है, ये मान लो। क्या है टेंशन लेनी है जिंदगी में। बेचारे सैनिक जो होते हैं, देश के सैनिक, वो युद्ध क्षेत्र में जाके लड़ाई करते हैं। एक सैनिक को कहा जाता है कि तुझे कारगिल जाके पुंछ जिले में जाके नौकरी करनी है, वो मना कर देगा कि साहब मैं तो इतनी दूर नहीं जा सकता। पूछिए उससे वो किस हालात में होगा। मौत सामने दिखती है लेकिन खुशी खुशी चला जाता है, और एक राजस्थान के एक कोने से दूसरे कोने में जाना है और पहले से टेंशन में आ जाते हो, उस टेंशन को लेकर टाइम खराब कर देते हो। कैसे विद्यार्थी हो? इन चीजों पे सोचने का समय नहीं है, इतिहास रचने का समय है। मेरे देश के सैनिक से बहुत कुछ सीखिए, प्राउड करता हूं मैं उन सैनिकों के ऊपर। छोटी बातों को टेंशन आ जाते हो। समझना, कोहलबर्ग के अनुसार सही गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं, तो कोहलबर्ग ने 3 स्तर 6 अवस्थाएं बताई हैं। तो सही और गलत के बारे में चिंतन करते हैं, ये है अलग अलग आयु में, मतलब हर आयु में इसने अलग अलग बताया है और अलग अलग तरीके से। 0 से मतलब परंपरागत स्टेज में अलग करेगा, पूर्व परंपरागत में अलग करेगा, उत्तर परंपरागत में अलग करेगा। तो ये कॉमन सेंस का प्रश्न था, और ऐसे प्रश्न गलत नहीं करने, अप्लाइड प्रश्न यही होते हैं कि गुरुजी भाषा समझ में को नहीं, पढ़ लियो पूर्व कोहलबर्ग भाषा समझ में को नहीं, क्या समझनो, अलग अलग आयु में और अलग तरीके से। समान तरीका तो मतलब हो गया कि शुरुआत में जो करे वो ही लास्ट में करे, वो तो हो ही नहीं सकता। संदर्भ के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार ये भी नहीं हो सकता। परिस्थिति कौन सी है इसमें, तो उसकी नैतिक तार्किकता के अकॉर्डिंग होता है, परिस्थिति नहीं होती है। ठीक है, अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार ये तो केवल पूर्व परंपरागत में होता है। तो ए आंसर सही हो गया। 3 नंबर, कर्नेल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। कर्नेल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते तो अनावश्यक बांधों के निर्माण पे लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में? देखो, कोहलबर्ग ने 3 अवस्थाएं बताई, 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई, और जो अंतिम है आपको समझना है, दिमाग लगाना है। जो पूर्व परंपरागत स्तर होता है वहां उसकी नैतिकता मम्मी पापा कानून दंड के अनुसार चलती है। जो परंपरागत स्तर होता है उसकी नैतिकता समाज और कानून के अकॉर्डिंग चलती है, वहां उसको नियमों का पालन करना ही करना है। और जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है, उत्तर परंपरागत स्तर, वहां उसकी 2 अवस्थाएं, सामाजिक समझौता और आंतरिक विवेक। जो आंतरिक विवेक है वहां वो हर चीज का लॉजिक लगाता है कि सही क्या है गलत क्या है, बिना सही गलत की बात ही नहीं करेगा। तो यहां ये पर्सन समझिए, कर्नल सिंह नाम को आदमी है, वो कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वो आयकर क्यों नहीं देता? वो कहता है कि मैं आयकर दूंगा तो मेरा पैसा न सरकार एक गलत बांध के निर्माण पे खर्च कर रही है। मतलब उसे यह पता है कि सही क्या और गलत क्या है। मैं पैसा दूंगा, सरकार गलत बांध पे खर्च कर रही है, इसलिए मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। ये उसकी नैतिक तार्किकता है।
ये उसका विवेक है। और आंतरिक विवेक के आधार पे बच्चा व्यक्ति जो निर्णय करता है, याद रखना, वो कहां करेगा आंतरिक विवेक के आधार पे, तो वो करेगा पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज यानी पश्च परंपरागत। कहां करेगा? पश्च परंपरागत में। परंपरागत में तो वो समाज के अकॉर्डिंग चलेगा, कानून कह रहा है आयकर देना तो देना ही पड़ेगा। पूर्व परंपरागत में सोचेगा आयकर नहीं दूंगा तो पुलिस मारेगी, इनकम टैक्स नोटिस जारी कर देगा, तो इसलिए मुझे देना चाहिए। लेकिन पश्च परंपरागत में कहेगा चाहे इनकम टैक्स कार्रवाई करे चाहे सरकार कार्रवाई करे, साहब मैं तो गलत का समर्थन नहीं कर सकता। ये जो विचार होता है इसको बोलते हैं आंतरिक विवेक की अवस्था, जहां बच्चा सार्वभौमिकता के आधार पर नैतिकता का निर्णय करता है। तो ये पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज की आंतरिक विवेक अवस्था याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट। आगे देखिए आप, चौथा प्रश्न आपके सामने ये है। एक चीज और भी कहना चाहूंगा, इस रीट की तैयारी के दौरान, यूट्यूब के दौरान बहुत से बच्चों ने मेरा सपोर्ट किया है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, सेल्फिश होते हैं, वो सिर्फ देख लेते हैं, दूसरे बच्चे तक को उन्होंने बताया नहीं, ना शेयर किया कि उनको भी पता चल जाएगा। कुछ बच्चों ने मेरी इतनी हेल्प की है। एक बच्चा तो मेरा इतना है कि उस जितने भी अपने थंबनेल बने वो बच्चा पढ़ता हुआ उसने मेरे थंबनेल तैयार किए हैं। कुछ बच्चों ने, बहुत संदीप है, बहुत से बच्चों ने, ठीक है, मतलब एक सौरभ है, ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा, मतलब नरेंद्र है, ठीक है, इन बच्चों ने स्पेशली बहुत पॉजिटिविटी के साथ इस संघर्ष में, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं हो पाता है, तो बहुत सारे बच्चों ने, सुनील है, इन बहुत सारे बच्चों ने बहुत पॉजिटिविटी के साथ इस संघर्ष में, इस लंबे समय में योगदान दिया। इन बच्चों को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। और उस प्रत्येक बच्चे को जो इस लड़ाई में, अपनी बहुत कम सब्सक्राइबर थे लेकिन उस बच्चे ने बहुत दिल से रुचि लेके धीर सिंह सर के साथ बिना कहे भी उसने बहुत बड़ा योगदान दिया है। उस हर बच्चे को मैं दिल से आशीर्वाद देता हूं कि आपको भी जब धीर सर की आवश्यकता पड़े तो आवाज लगाना, मैं तैयार हूं, जैसा भी हूं वैसा हमेशा तैयार रहूंगा। देखिएगा, पूर्व परंपरागत नैतिकता में, पूर्व परंपरागत नैतिकता में बहुत से नियम तथा मूल्यों को व्यक्ति द्वारा आंतरिकता दी जाती है। नहीं, परिव कन्वेंशनल स्टेज में बहुत से नियम और मूल्यों को व्यक्तिगत आंतरिकता नहीं देगा। आंतरिकता जो होगी वो आंतरिक विवेक अवस्था में होगी, सार्वभौमिक न्याय अवस्था में। तो आंतरिकता तो हो ही नहीं सकती पूर्व परंपरागत में। न्याय के व्यापक तथा उदारता आधारित सिद्धांत नियमों को सामाजिक अनुबंध के रूप में और देखने के लिए शामिल किया जाता है। सामाजिक अनुबंध जो आता है वो कहां पे आता है? वो भी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में आएगा, याद रखना, पूर्व किशोर अवस्था में तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। नियमों तथा मूल्यों का विचार विकसित नहीं होता है। विकसित वैसे नियमों का विचार, मूल्यों का विचार विकसित होना शुरू हो जाता है जब वो, क्योंकि 6 से 10 वर्ष का समय, 6 से 10 वर्ष का समय पूर्व परंपरागत स्तर का माना था। कितना माना था इसको? यानी 4 से 10 वर्ष का समय। तो 4 से 10 वर्ष का समय मतलब कि 6 से 7 साल की आयु में वो नैतिक नियमों और मूल्यों का विकास शुरू हो जाएगा। इसलिए ये बात भी गलत है। 4 से 10 वर्ष माना था इसने पूर्व परंपरागत नैतिकता में, और 10 से 13 माना था परंपरागत में, ठीक है। और 13 से 18 वर्ष या आगे लगातार जो माना था वो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में माना था। ये पुराने वाली जो अपनी अवनी मनोविज्ञान थी उसमें मिस प्रिंट था, इसको सुधार कर लीजिएगा। 4 से 10, 10 से 13 और फिर लगातार। व्यक्ति के लिए नियम तथा मूल्य बाह्य होते हैं, एकदम सही है। पूर्व परंपरागत जो स्तर है भी 2 अवस्थाओं हैं, आज्ञा और दंड की अवस्था, और सहायक उद्देश्य जिसको इंस्ट्रूमेंटल स्टेज बोलते हैं, रिलेटिव स्टेज बोलते हैं, जहां व्यक्ति का व्यवहार नैतिक रूप से सापेक्ष होता है, ठीक है ना। तो उसके अपन बात भी करेंगे आगे। तो पूर्व परंपरागत में 2 अवस्थाएं, आज्ञा दंड की अवस्था और सहायक उद्देश्य, सापेक्ष उद्देश्य या व्यक्तिगत विनिमय की अवस्था, ठीक है। तो यहां जो उसका व्यवहार होता है वो मम्मी पापा के बनाए गए नियम, कि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मम्मी पिटाई करेगी, पुलिस पकड़ ले जाएगी, तो उसका जो नैतिक व्यवहार होता है वो परिणाम और माता पिता पर डिपेंड होता है। इसलिए सही आंसर है व्यक्ति के नियम तथा मूल्य बाह्य होते हैं। कौन से स्टेज में? पूर्व परंपरागत स्तर में। तो पूर्व परंपरागत स्तर में बच्चे का व्यवहार कंप्लीटली माता पिता, कानून के अकॉर्डिंग, नियमों के अकॉर्डिंग जो है वो उनके माता पिता के बनाई गई चीजों पर आधारित होता है, समाज के बनाई गई चीजों पर आधारित होता है, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, कोहलर ब्रेक के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? कौन सा स्टेज बता रहा है? दोबारा पूर्व परंपरागत। तो परी कन्वेंशनल स्टेज मैंने बता दिया 4 से 10 वर्ष का समय है, और यहां 2 अवस्थाएं होती हैं, आज्ञा दंड, ठीक है, और
आज्ञा दंड का मतलब ऑर्डर ओबीडियंस स्टेज, और आप ऑर्डर पनिशमेंट स्टेज बोलते हैं, ओबीडियंस पनिशमेंट स्टेज बोलते हैं। और एक मैंने बताया था सहायक उद्देश्य इंस्ट्रूमेंटल एविडेंस रिलेटिव थ्योरी, ठीक है। तो यहां जो पूर्व परंपरागत स्तर है वो बच्चे का नैतिक निर्णय होता है, वो किस आधार पे होगा, तो व्यक्तिगत आवश्यकता और इच्छा पे आधारित होगा? नहीं, व्यक्तिगत आवश्यकता और इच्छा पे आधारित होता है वैसे पूर्व परंपरागत में, लेकिन सेकंड स्टेज में होता है, जिसको अपन यांत्रिक सापेक्ष बोलते हैं। पूर्व परंपरागत में आपको मूल रूप से पहली अवस्था माननी है, आज्ञा वो दंड, स्पेशली उसको शामिल करना है। अंतर्निहित संभावित दंड, व्यक्तिगत मूल्य या पारिवारिक अपेक्षाएं। पारिवारिक जो अपेक्षाएं हैं वो होती है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की अवस्था में, ठीक है। व्यक्तिगत मूल्य जो होते हैं वो यांत्रिक सापेक्ष अवस्था में होते हैं। अंतर्निहित संभावित दंड ये एक प्रकार से पूर्व परंपरागत स्टेज की पहली स्टेज की अवस्था, जिसको अपन आज्ञा दंड बोलते हैं, कि यदि मैंने नैतिकता का पालन नहीं किया तो मुझे कानून द्वारा, मुझे पुलिस पकड़ ले जाएगी, मेरे मम्मी पापा मेरी पिटाई कर देंगे, धुलाई कर देंगे। तो पूर्व परंपरागत स्तर में नैतिकता निर्णय का मूल आधार जो माना गया है वो दंड माना गया है। क्या माना गया है? दंड माना गया है। तो यहां जो बच्चे से प्रश्न पूछे गए कि हिंज ने जो नैतिक दुविधा भी बताऊंगा, उसका हिंज वाला प्रश्न के ऊपर चर्चा करूंगा, हिंज की नैतिक दुविधा क्या थी, तो कंप्लीटली बताऊंगा। एक चीज क्लियर होती जा रही है आपकी। वहां बच्चे से प्रश्न पूछा था कि हिंज ने जो चोरी की वो गलत थी, तो बच्चा कहेगा मैं इतना ही जानता हूं कि हिंज ने जो किया वो गलत इसलिए था क्योंकि उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो यहां दंड जो है वो पूर्व परंपरागत स्तर में प्रधान हो जाएगा, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो बी हो जाएगा। तो पूर्व परंपरागत स्तर में आज्ञा दंड की अवस्था यही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। टाबर ने लाठी दिखाओगा तो बी के अकॉर्डिंग चालेगो, भैंस ने लाठी दिखाओगा बी अकॉर्डिंग चालेगो। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी वो दंड के आधार पर नियमों का पालन करता है, ये पूर्व परंपरागत स्तर में सबसे प्रमुख विशेषता है, ठीक है। और दूसरी अवस्था जो थी पूर्व परंपरागत स्तर की, वो यांत्रिक सहायक या सापेक्ष अवस्था थी, जहां वो व्यक्तिगत विनिमय करता है, आदान प्रदान करता है, ठीक है। तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ वैसा करूंगा, ठीक है। आगे देखिए, लॉरेंस कोहलरबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है, ये भी प्रश्न पूछा गया सीटेट में। तो देखो, कोहलरबर्ग के सिद्धांत की जो आलोचना करी ही वो करी थी कैरोल गिल्लिगन ने। किसने की थी? कैरोल गिल्लिगन। ये इसी की शिष्या थी, लेकिन लास्ट में जाके इसने नैतिकता के 3 स्तर बताए थे। क्या बताए थे? नैतिकता के 3 स्तर बताए थे, याद रखना। किसने? कैरोल गिल्लिगन ने। शायद 1981-82 में इसने सिद्धांत दिया था कैरोल गिल्लिगन ने, और नैतिकता के 3 स्तर बताए थे। इसने इसकी आलोचना की कोहलरबर्ग की, कि कोहलरबर्ग का जो सिद्धांत है वो केवल पुरुषों के नमूनों पर आधारित है। इसने महिलाओं का कहीं भी नमूने नहीं लिए, महिलाओं की कहीं भी नैतिक तार्किकता को इसने बेश नहीं माना, ठीक है। तो इसकी मूल आलोचना कैरोल गिल्लिगन, जो इनका शिष्या थी एक प्रकार से कोहलरबर्ग की, वो उसी ने एक प्रकार से इसकी आलोचना की है, कैरोल गिल्लिगन, ठीक है। तो इसमें आपको ज्यादा देर से नहीं लेना, सीधा साना नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं उल्लेख किया है, गलत है। अनुभूति मूल्यांकन इसकी बात की है इसने। कोहलरबर्ग ने पुरुष और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं का महत्व नहीं दिया, ये एकदम सही है। मतलब ये नहीं माना कि महिलाओं की परिस्थितियां अलग होती हैं, पुरुषों की परिस्थितियां अलग होती हैं, ठीक है। लेकिन इसने केवल महिलाओं के सैंपल लिए, पुरुषों के सैंपल लिए, और पुरुषों को ही प्रमुख से तार्किकता में शामिल किया। महिलाओं के एक प्रकार से इसने एक रूढ़िवादिता व्यवहार किया है, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है, याद रखना। बहुत बढ़िया। तो ये बता दी मैंने, इसमें जो काम की बात थी वो जैसे को तैसा सिद्धांत कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की किस चरण की विशेषता है। अब देखो, पूर्व परंपरागत स्टेज के 2 भाग होते हैं। एक होता है आज्ञा दंड, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जो दूसरी अवस्था होती है जिसको अपन बोलते हैं यांत्रिक सापेक्ष अवस्था, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव, ठीक है ना। नाम इंस्ट्रूमेंटल आ जाएगा इंग्लिश में, बाकी इसको सहायक उद्देश्य भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सहायक उद्देश्य या सरल अहंकार। यांत्रिक सापेक्ष सहायक उद्देश्य सरल अहंकार की अवस्था, मतलब ये अवस्था जो है ये पूर्व परंपरागत का है, और इसमें एक शब्द नाम लिया इसने, जैसा का तैसा। मतलब जैसा का तैसा का मतलब क्या है? तुम मेरे साथ जैसा करोगे मैं वैसा ही तुम्हारे साथ करूंगा, ठीक है। मतलब कि तुम मेरे सिर पर खुजली करेगो तो मैं तेरी कमर पर खुजली कर दूंगा। अदला बदली को काम है, सीधी सी बात यह है, ठीक है। तुम मुझे हानि पहुंचाओगे तो मैं भी तुझे हानि पहुंचाऊंगा। यह है जैसा का तैसा,
तू मेरी मदद करेगो मैं तेरी मदद कर दूंगा, तू मेरी नहीं करेगो तो मैं तेरी कौन करूं, तू मन 1% टिपाओगो तो मन भी 1% टिपा दूंगो, नहीं मैं भी कौन टिपाऊं। तो जैसा का तैसा ये होती है यांत्रिक सापेक्ष अवस्था। ठीक है, ये पूर्व परंपरागत अवस्था की दूसरी है। तो यहां कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिक इनाम अवस्था, मतलब इसको व्यक्तिक लेन देन की अवस्था भी बोल सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव स्टेज जो इसको बोला जाता है, याद रखना। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। सहायक उद्देश्य, यांत्रिक सापेक्ष, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव स्टेज, और इसको पारस्परिक आदान प्रदान की अवस्था भी बोलते हैं। तो पूर्व परंपरागत स्तर के बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं, दोनों क्लियर हो गए हैं। पहली अवस्था में बच्चा दंड के आधार पर नैतिकता पालन करता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और दूसरे में वो व्यक्तिगत विनिमय पुरस्कार, उसका नैतिक व्यवहार सापेक्षिक होता है। मेरे हित की जो पूर्ति होगी वो काम करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा, ये याद रखना। 8 नंबर को प्रश्न देख लो। कोहलर-बरेक के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन चौथे चरण की विशेषता दर्शाता है। तो इसके माध्यम से आपका चौथा चरण का मतलब क्या है, परंपरागत, कन्वेंशनल स्टेज। कौन सी स्टेज है, कन्वेंशनल, परंपरागत स्टेज, कन्वेंशनल। ठीक है, 10 से 13 वर्ष। यहां इसने 2 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, परंपरागत स्टेज में एक बताई थी इसने अच्छा लड़का और लड़की की अवस्था। ठीक है, तीसरी अवस्था, तीसरी का नाम था अच्छा लड़का अच्छी लड़की, मतलब जहां बच्चा प्रशंसा प्राप्त करने और माता पिता को खुश करने या संबंधों को बनाए रखने के लिए नैतिकता का पालन करता है, वहां कहलाती है अच्छा लड़का, गुड बॉय गुड गर्ल की अवस्था। ठीक है, और चौथी अवस्था इसने परंपरागत स्तर में बताई थी कानून की अवस्था, समाज के प्रति सम्मान की अवस्था। ठीक है, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर स्टेज, इसको सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था भी कह सकते हैं। यह अवस्था सबसे बढ़िया होती है जहां बच्चा यह मानता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो सिफारसी हुए, सिफारिश कौन चाल रहे हैं कानून में, कानून की दृष्टि में सब समान है, और कानून को जो तोड़ेगा उस व्यक्ति को दंड मिलना चाहिए। चाहे हिंज ने चोरी की लेकिन चोरी करना गलत था, कानून को तोड़ा है, लॉ एंड ऑर्डर को जब खतरा पैदा होगा तो उसको दंड मिलना चाहिए। तो ये चौथी अवस्था थी, कानून और व्यवस्था अवस्था, जिसको सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था भी आप कह सकते हैं। तो याद रखना 4 आंसर यहां पे सही हो गया है। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, नैतिक तर्क में कोहलर-बरेक का योगदान किस कारण से पियाजे के सिद्धांत से एक कदम आगे। पियाजे ने नैतिक विकास का सबसे पहले सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, नैतिक विकास का सबसे पहले सिद्धांत दिया था पियाजे ने। ठीक है, 1932 में मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड में, जिसने नैतिकता के 2 स्तर बताए, एक प्रायित नैतिकता और एक स्वायत्त नैतिकता, हेट्रोनोमी और ऑटोनोमी स्टेज। ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं यूट्यूब पर जीन पियाजे। तो जीन पियाजे में कोहलर-बरेक का सिद्धांत जीन पियाजे से डिफरेंट कैसे, आपको यह समझना है। तो पियाजे से डिफरेंट कैसे है कोहलर-बरेक, ये समझना है। पहला, नैतिक दुविधाओं को प्रस्तुत करने के कारण, अभिभावकों के आग्रह के कारण, खेल जैसी स्थिति बनाने के कारण, कार्यकलाप में बच्चों का अवलोकन करने के कारण। कौन सा सही होगा बताइए 9 नंबर के प्रश्न में। कोहलर-बरेक और पियाजे के सिद्धांत में मुख्य डिफरेंटता क्या थी, बताइए भाई, बताइए। 9 में ए बता रहे हैं बच्चे। एक बार मामा का प्रश्न ले लो, रे कौन है मामो, मामो और नानो और बाण जारसंग का ले लो। शो मतलब हर्ष जी कोशिश रहेगी, देखो लाइव नहीं होगी तो रिकॉर्डिंग डाल देंगे, कोशिश करेंगे। कोहलर-बरेक का योगदान किस कारण से पियाजे सिद्धांत से कदम आगे। देखो सिंपल सा है, नैतिक दुविधा की जो बात की है वो केवल कोहलर-बरेक ने की है, नैतिक दुविधा। और नैतिक दुविधा किस बात को लेकर थी कि ये सब आए हुए प्रश्न याद रखना। नैतिक दुविधा इस बात को लेकर थी कि इसने जो 6 अवस्थाएं बताई, वो 3 स्तर बताए, वो यही था नैतिक दुविधा कि हिंज जो है उसकी पत्नी है और उसकी पत्नी को कैंसर हो गया। अब बेचारा की पत्नी का कैंसर हो गो तो भी कैंसर की दवाई जो है बा एक ही मेडिकल स्टोर पे मिले, और भी दवाई की जो कीमत है बा है $2000। कितनी कीमत है, $2000 है। अब उसके पास जो है वो $1000 है। वैसे कानूनी रूप से उसकी जो कीमत है वो $200 है। कितनी डॉलर है, $200। लेकिन कोई आदमी का मायने कोई चीज हो,
तो वो भी को फिर मोल लगा हुआ है मन वाकिफ। समझ रहे हो ना तेरी बात। जहां पहला आपने कने रिलायंस जियो फ्री कमाए ने दियो, अपन खूब नेटवर्क हो, गजब को नेटवर्क फ्री कमाए ना, अपन आदत डाली। फ्री की चीज हमेशा नुकसान बहुत करे, हमेशा याद रखे, बदला में लेवा। तो रिलायंस की अपन आदत डाली, जियो की फ्री मिली, आपा खूब मूवी देखी। अब आपने ये बीट होगी कि अपन हाई स्पीड छे, बढ़िया नेटवर्क छे और खूब सारो जीबी छे। अब धीरे धीरे वो जियो था मना का 500 रुपया ले रहे हो और चुपचाप दे दो थे, चाहे वो मजदूर हो चाहे अमीर हो, सब दे रहे हैं, धड़ाधड़ दे रहे हैं, बोलना की हिम्मत कौन बची। क्योंकि रिलायंस के पास ताकत है उसका नेटवर्किंग सिस्टम, उसके टावर और उसकी स्पीड। अब हमें उसने आदी बना दिया। अब रिलायंस यदि 800 रुपया भी लेगो तो थाने देना पड़ेगा, क्योंकि बाबी की बपोती होगी। बीएसएनएल को हमने खत्म कर दिया बेचारे को, बीएसएनएल की हालत हमने खराब कर दी, सरकारों ने भी कर दी और हमने भी कर दी। क्योंकि इंसान सेल्फिश हो है, बिन जटे सस्ती चीज मिले, बढ़िया मिले बा लेगो, चाहे बा प्राइवेट कंपनी हो चाहे चाइना मेड हो, कोई भी हो। तो ये स्थिति है। उस मेडिकल स्टोर वाले ने मनवाकिब कीमत लगाई बिक्र दवा कैंसर की। अब वो कहे कि मैं साहबी का 2000 रुपया लूंगा ये दवाई का, बा ही 200 रुपया की। और बेचारो हिंज जो है वो गयो, लुगाई आगला की बीमार। बताओ लुगाई बीमार हो जाना, आदमी चैन क्या पड़े रहे, हालत खराब हो रही बेचारा की। मेहनती आदमी खूब मेहनत करया, $1000 इकट्ठा करया और वो चल गो दुकान वाला कर कि भाई साहब ए लो $1000 और मेरी लुगाई के कैंसर हो रहे है, थे मन दवाई दे दो। वो मेडिकल स्टोर वालों बोलो ए ले तेरा $1000 वापस जेब में डाल ले और मैंने शकल मत दिखाए, तब तक मत दिखाए जब तक तेकन $2000 नहीं हो। हिंज के बेचारा का मन में बहुत पीड़ा, अरे लुगाई बेचारा की बीमार, कैंसर, मृत्यु दिख रही है, वो हिंज बर्दाश्त कह कर पावे, वो टूट टूट की फूट फूट की रोवा लागू भी क्या पगा पड़ गो कि कुछ भी करो साहब, मना दवाई दे दो थे, मैं बाकी का $1000 धीरे धीरे कैसे भी करके आपको दे दूंगा। लेकिन साहब मेडिकल स्टोर कदे भी चला जाए, वो प्राइवेट हॉस्पिटल, कोई भी चीज प्राइवेट हो, जैसे जियो के नाम लिए प्राइवेट हॉस्पिटल ले लो, कोई भी चीज ले लो प्राइवेट, बैठे थारी भावना की कदर को नहीं हुए, थे गिड़गिड़ा लियो थारी कदर को नहीं हुए। हमेशा याद राखियो, जितो बिल है बितो लिंगा चे रीज की मर जाए, याद राखियो, समझ लियो। वो बहुत गिड़गिड़ायो रहे, मेरी लुगाई मरेगी रहे, मन दे दो रहे, मन दे दो, मन दे दो, मैं मेहनत करके दे दूंगा, प्लीज मेरे को दवाई दे दो। उस मेडिकल स्टोर वाले ने साहब एक नहीं सुनी, क्योंकि ए निष्ठुर हो गए, ए निष्ठुर हो जाए, यहाँ की भावना मर जाए, अगर फर्क कौन पड़े, आके लिए पीसो सब कुछ हो, याद राखियो। अब बेचारो हिंज जो है वो लौट के आ गो, पूरे रास्ता रोत तो आयो, पूरी रात रोयो बेचारो। रात ने 12:15 बजे रोते रोते सोते सोते भी के दिमाग में आई कि देख मेरो कर्तव्य है, मेरी लुगाई ने मरण कौन दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अभी के मन में विचार आई कि 200 रुपया की कीमत मरो, 2000 ले रहे हो, गलत तो कर रहे हो, कोई बात कौन बेटा। रात ने 12:30 बजे उठ की अरबी की दुकान पर जाकी, अरबी की दुकान को ताड़ो तोड़ की और वो कैंसर की दवाई चुरा की लिए। अब पर्सन कॉलर बरग या पूछे थारे से कि जो वो हिंज आपकी लुगाई के लिए कैंसर की दवाई लेके आयो वो सही था कि गलत था। इसी को इसने नाम दिया नैतिक दुविधा। क्या नाम दिया? नैतिक दुविधा नाम दिया। बोलो समझ में आई को नहीं आई बात? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, नैतिक दुविधा। ठीक है, डूंगरपुर एग्जाम सेंटर दिया गया, बहुत निराश हूं। निराश मत हो, उत्सव मनाओ। डूंगरपुर जहां डूंगरी डूंगर है, जहां प्रकृति अपने पूरे सौंदर्य में है, जहां हरियाली है, जहां आदिवासी संस्कृति अपने आप में दिखती है, ये निराश होने का समय नहीं है, ये ध्वज फहराने का समय है। जाओ, खुशी के साथ जाओ, उत्साह के साथ जाओ और विजय मुद्रा में जाओ और डूंगरपुर में जाके अपनी पताका लहरा के आओ। मैं गुरुजी निराश हूं। निराश हो तो एक काम करो, दीवार के सिर भी डालो ढंग से। निराश है, छोटी छोटी बात, मेरो बांस वाड़ा आगो निराश है।
मेरो खंडेला आगो निराश हूं, गुरुजी मेरो टोंक आगो निराश हूं, सवाई माधोपुर आगो निराश हूं। पग ऊपर कर लो, सिर नीचे कर लो, और दीवार के पग भी बिड़ाओ और सिर भी बिड़ाओ, फिर देखो कौन सी जगह सेंटर बढ़िया रहे। राजस्थान के किसी कोने में आ गया, क्या फर्क पड़ता है। निराश हूं, हताश हूं, मेरे साथ कैसे हुआ, मेरी किस्मत खराब है, मेरा दुर्भाग्य था, मेरी बुआ जी को तो आगो कन्ने, मैं बहुत पढ़ाई करी गुरुजी, मेरो दूर क्यों आयो। अरे बुआ जी को आगो तो आगो बेचारी को, तेरो के लेगी बुआ जी, तेरो जठे आगो बठे की तैयारी कर तू। दुख ही बात को है, बिको कहीं आगो नजदीक मेरो कहे को नहीं। मतलब आपा दूसरा कहे सुख से दुर्बल हो रहा, कहे को जमानो आयो है। अरे आपने आपने से मतलब कठे भी आगो चलो, कोई लिखे रहा था 5-4 हजार रुपया खर्च होना बढ़िया है, क्या टेंशन है। बढ़िया मिठाई को बढ़िया चीज खाता जाओ, आराम घूम के आओ, क्या टेंशन है। उल्टी उल्टी बात करें, मेरी किस्मत ही दुर्भाग्य है गुरुजी, हर बार मेरे साथ यही हुआ है, सबको सेंटर मारे ग्राहक का नाम है, बड़ो मेरो दुर्भाग्य है गुरुजी, मेरो सेंटर दूर के हुआ है, वो गोरे दुर्भाग्य। ऐसा नमूना हिंदुस्तान में इकट्ठा हो रहे, के करें धीर सिंह सर। एक पूरी कोरोना काल में अकेलो आदमी, दुनिया सब दुनिया मेरे पीछे पड़ी थी। बहुत सारे लोगों ने मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या साजिश रचने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने मेरे मोटिवेशन की आलोचना की, बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने, लेकिन मैं एक मसाल बन के जलता रहा कि तुम में से कोई बच्चा बुझ नहीं जाए। कोई स्वार्थ नहीं था धीर सिंह सर को, कोई गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं धीर सिंह सर को, लेकिन धीर सिंह सर का उद्देश्य था एक भी दिया बुझ गया तो ये मसाल आगे नहीं बढ़ पाएगी। इस मसाल को जलाने का उद्देश्य था। पूरे 2 साल में 2.5 साल में मैं तुम लोगों को जगाता रहा कि रे बिखर मत जाना, बिखर मत जाना, बिखर मत जाना। खूब आलोचना करते हैं और करेंगे, मेरी आलोचनाएं करने दो, खूब साजिशें रचने दो, लेकिन खड़ा रहा तुम लोगों के साथ। पढ़ाने से ज्यादा मैंने माना कि मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूं। फिर कहते हो गुरुजी निराश है, निराश है, निराश है, निराश है करते हैं। 10 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चा यह समझने लगता है कि अलग अलग व्यक्तियों के दृष्टिकोण भी अलग अलग होते हैं। दूसरे शब्दों में वे समझ सकते हैं कि उनके पिता को जो सही लगता है वह उनके शिक्षक के विचार से सही नहीं हो सकता। कौन सी अवस्था है कोलब्रे के अनुसार जहां बच्चा यह समझने लग जाता है कि बिका पेरेंट्स जो सोच रहे हैं शिक्षक सेम नहीं सोचेगा। शिक्षक का दृष्टिकोण डिफरेंट हो सकता है, पेरेंट्स का दृष्टिकोण डिफरेंट हो सकता है। मतलब ये विवेक कहां विकसित होता है बच्चे में, तो कॉमन सेंस का प्रश्न है। मैंने आपको कहा है कि जब बच्चा दृष्टिकोणों में अंतर करने लग जाता है, मम्मी पापा के दृष्टिकोण को एकदम सही समझेगा, वो तो है परंपरागत और पूर्व परंपरागत, वहां वो विरोध नहीं करेगा उनके दृष्टिकोण का, लेकिन वो पोस्ट कन्वेंस स्टेज में वो कहेगा कि मम्मी पापा भी गलत हो सकते हैं, दूसरा कोई भी व्यक्ति गलत हो सकता है, वो अपने विवेक के आधार पर तय करता है। तो दृष्टिकोण में विभिन्नता को मानता है बच्चा उत्तर परंपरागत। कौन सी स्टेज है ये? उत्तर परंपरागत। आंतरिक विवेक की अवस्था है, इसको सार्वभौमिक न्याय की अवस्था कहा जाता है। याद रखना इस चीज को, यहां विवेक का प्रयोग करेगा तो ये अंतर करना इसमें आ जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न देख लो। लॉरेंस कोहलरबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है? तो लॉरेंस कोहलरबर्ग ने सिंपल सी बात बोली थी कि बच्चा में नैतिक मूल्य को विकास करना है, तो इसने बेहतर बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं प्रस्तुत की, उनमें वाद विवाद कराया, उनमें समूह चर्चा करवाई। तो इसने यही सिंपल प्रेजेंट किया है। सीटेट में आया प्रश्न है, नैतिकता का विकास करने के लिए बच्चों को समूह चर्चाएं करवाई जाए। ठीक है, तो देख ले से आप। कठोर निर्देश तो नेगेटिव बिंदु होगा। धार्मिक शिक्षा कोई मतलब नहीं है कोहलरबर्ग से। व्यवहार के स्पष्ट नियम, ये भी गलत है। नियम मुद्दों पे आधारित चर्चा, मतलब नैतिक दुविधा तो यही तो थी कि हिंज ने ऐसा क्यों किया, हिंज को ऐसा करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। तो नैतिक मुद्दा पर मान डिबेट करवाओ, वाद विवाद कराओ, इससे नैतिक तार्किकता का विकास होगा। बहुत बढ़िया बिंदु है। तो नैतिक मुद्दों पर तार्किकता, वाद विवाद करवाना, इससे नैतिक मूल्यों का विकास होगा। 12 नंबर का प्रश्न देखिए। लॉरेंस कोहलरबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को, कि बच्चा सही और गलत के बारे में निर्णय प्रक्रिया करता है, चिंतन करता है, ये कौन सी स्थिति, इसको क्या बोलेंगे? तो कोहलरबर्ग ने जो बेहतर बच्चों में प्रयोग किया था उसमें कहा था कि 10 से 16 वर्ष का बच्चे को नैतिक तरकना का वर्ष कहा जाता है। ठीक है ना, तो नैतिक तरकना का जो वर्ष कहा इसने, वो किसको कहा? 10 से 16 वर्ष को कहा। ठीक है, नैतिक तरकना वर्ष। तो इसको ये जो कहता है सही गलत का डिसीजन जो बच्चा लेता है,
ठीक है, वो 10 से 16 वर्ष के मध्य लेने लग जाता है, तो इसको इसने नाम दिया था नैतिक तर्क। ठीक है, सहयोग की नैतिकता का जो नाम लिया है वो पियाजे ने लिया है। किसने लिया है? पियाजे ने लिया है। दुविधा नैतिकता की भी चर्चा की है, लेकिन दुविधा नैतिकता जो रहती है वो परंपरागत स्तर तक रहती है, कंप्लीट स्तर तक नहीं रहती है। ठीक है, नैतिक दुविधा उत्तर परंपरागत में दूर हो जाती है, जहां वो चिंतन प्रक्रिया गलत और सही का डिसीजन लेता है, तो इसको उसने नैतिक तर्कना का नाम दिया था, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और अंतिम प्रश्न देख लो आप कोहलबर्ग के ऊपर, हेंज दुविधा, यह भी आया था स्कूल लेक्चर 2021 में। हेंज दुविधा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पे? तो हेंज दुविधा मैंने आपको पूरी कहानी समझा दी है कि हेंज की जो नैतिक दुविधा है वो किस सिद्धांत से संबंधित है। तो यहां सिंपल सो याद रखना, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। और हेंज की नैतिक दुविधा क्या थी? नैतिक दुविधा यही थी, पहले उसने सोचा कि मैं चोरी करूं कि नहीं करूं, मैं ईमानदारी से लाऊं कि चोरी करूं, यह नैतिक दुविधा थी। इस नैतिक दुविधा से ही हिंज की कहानी बनी, इसी से बच्चों में प्रयोग हुआ, और इसी के आधार पर 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताएगी। आज्ञा दंड की अवस्था, सहायक उद्देश्य यांत्रिक सापेक्ष की अवस्था है, व्यक्तिगत विनिमय की अवस्था, तीसरी अवस्था अच्छा लड़का लड़की की अवस्था, चौथी अवस्था कानून न्याय की अवस्था, और 5वीं अवस्था सामाजिक समझौते की अवस्था, जहां वो मानव अधिकारों के आधार पर नैतिकता की बात करता है कि मानव अधिकारों के आधार पर नैतिकता का पालन किया जाना चाहिए, इसको सामाजिक समझौते की अवस्था नाम दिया। और आंतरिक व्यवस्था, जिसको उसने सार्वभौमिक नैतिकता का नाम दिया, कि वहां विवेक के आधार पर तय करेगा कि सही क्या है गलत क्या है। तो ये सब आपका कोहलबर्ग था। मैंने इन प्रश्नों के माध्यम से, आए हुए प्रश्नों के माध्यम से समझा दिया है, बाकी आपकी इनसाइट पे डिपेंड करेगा। पूरा समझाने के बाद भी हो सकता है एकदम नया प्रश्न कोहलबर्ग पे पूछ ले, आप अपने विवेक का प्रयोग करना, रिलैक्स मूड में पेपर देना, आपका कोहलबर्ग के प्रश्न सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको फायदा हुआ होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिएगा, अपन चर्चा दोबारा कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल अपनी ऑफलाइन क्लासेज जो है वो सीकर नवलगढ़ रोड पे रहेगी, और मैं पर्टिकुलरली इस बार किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़ा हूँ। मैंने सीकर में भी, झुंझुनू में भी, जयपुर में भी, सब जगह काम किया है और अच्छा ही किया है। हाँ, ये बात अलग है कि 1-2 जगह काम किया, लेकिन मतलब धोखा ही मिला है हर जगह, तो थोड़ा सा मन हो जाता है, इसलिए कोई बात नहीं है। ये सेशन सिर्फ हम एक हॉल में कर रहे हैं, हमारे मित्र हैं, उनकी कोचिंग है उस जगह